बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं आपके पसंदीदा बिशारत राजा साहब, पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं अभी न्यूज़ के लिए। बिशारत राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये डेडलाइन दी गई थी कि 15 दिन के अंदर अंदर हलफनामे जमा कराने इलेक्शन कमीशन को, फिर अगले 7 दिन के अंदर उन हलफनामों की जांच पड़ताल करके एक रिपोर्ट जमा करानी थी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। डेडलाइन का आज आखिरी दिन था, वो गुजर गई। पहले भी यही इलेक्शन कमीशन था जिस पर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं। 3 अप्रैल 2022 से लेकर आज तक ना इन्होंने आज़ादाना इलेक्शन कराए, ना शफाफ कराए, ना गैर जानिबदार करवाए। पहले 14 मई को पंजाब के इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है तो ये एक सादा सी कानून साजी के पीछे जाके छुप जाते हैं। देखे, पार्लियामेंट ने तो ये कह दिया, आज पार्लियामेंट ने वो कानून जो है, तरमीमी एक्ट जो है, पास कर दिया। अब इसी इंतज़ार में था इलेक्शन कमीशन कि ये पर्दा गिरे, इसके पीछे जाके वो छुपे और ये रिपोर्ट जो है वो ना जमा करानी पड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। आपने एक लफ्ज़, एक कहावत सुनी होगी, 100 गंडे और 100 छितर छितर जूते। गंडे दे नाल फिर छितर, ठीक छितर ही है होता है ना। हाँ। वैसे उर्दू में उसे क्या कहते हैं, 100 100 प्याज और प्याज 100 जूते। जी। खाने के बाद कुछ लोगों को अक्ल आती है ना। ये वो शॉर्ट ऑर्डर आपने पढ़ा होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जी जी जी। उन्होंने तो शॉर्ट ऑर्डर में तमाम रास्ता बंद किया हुआ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की। उन्होंने कहा ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपने जस्ट उसको वेबसाइट पर अपलोड करना है। ये कोई नहीं कहा कि जी बयान अल्फी जाकर फलां 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 जमा करवाएं, ये करें, वो ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, आपने जाकर सिर्फ वहाँ पर इनको वेबसाइट पर अवेजा करना है। वो लेकिन क्या नाम है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का, जिनका आप नाम हमेशा भूल जाए, सिकंदर भी हैं, सुल्तान भी हैं और ऊपर से सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं, लेकिन वो पता नहीं राजा साहब कौन से हैं। मैं तो चले राजे होते हैं जी, वो कहते हैं ना कि चंगे बुरे बंदे हर जगह, हर अच्छे, चंगा बुरा राजा हर जगह मौजूद है जी। साढ़े कोल अच्छा पंजाबी में कहते हैं मांस में गुदूते भी होती है। ऐसा ही ये गुदूत है। अच्छा, इनको निकालना जो है ना, वो दूध का बहुत जरूरी होता है उस मांस में से ना। सही। तो ये ऐसे हैं। अच्छा देखिए, कैटेगोरिकली उस जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें ये लिखा जा चुका है, क्लियर लिखा जा चुका है, उसमें क्लैरिटी के साथ कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी गई कि इबहाम नहीं छोड़ा गया। उन्हें यह भी बताया गया था कि कोई इबहाम हो तो हमसे रजू करें, हम उसको दूर कर देंगे। साढ़े दफ्तर 24/7 काम कर 24/7। तो इन्होंने ये किया जी कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पहले एक चालाकी की। वो जो पहले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे, वो उन्होंने उसकी वेबसाइट पर वो जारी कर दिया कि ये उसके लोग हैं 39 का। और फिर जो 41 लोग थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था, जजमेंट दी थी कि आपने इनको भी जो है ना वो वेबसाइट पर जारी करना है, लेकिन नहीं। फिर हुआ क्या, यहाँ पर आपको पता है मुगल साहब के ताकत के जोम में बीच में से ये बात उधर निकल गई। मैं फिर वापस मुद्दे पर आऊँगा, मैं ध्यान रखे। ये जो हसीना वाजिद है ना, इसको भी ताकत का बड़ा ज़हम था, बहुत घमंड था, गुरूर था। और फिर बंदूक की नोक पर जो अवामी मैंडेट था उसको ताराज करते हुए वो कह रही थी कि मैं ये कुर्सी जो है ना वो मेरे साथ चिमट गई है, अब मैं इस कुर्सी पर हमेशा के लिए रहूँगी। लेकिन वो ये भूल गई थी इस बात को ये जब वो सोच रही थी या कर रही थी उस वक़्त, वो इस बात को भूल गई कि रब मूसा का जो रब है ना, उसी की बादशाह हमेशा होती है। बेशक हारून और मूसा के रब की बात। ये हारून और मूसा मैंने क्यों कहा है, रब तो मेरा भी है ना, काफरों का भी रब है ना। मैंने इसलिए कहा कि हारून और मूसा का रब भी था जिसने फिरौन के साथ उसे इबरत का निशान बना दिया था। ठीक है, उसी की बादशाह हमेशा कायम रहती है। तो ये जो हमारे ये जो जाली हुकूमत तस्मों के साथ लटक के ये असम्बलियों में पहुंचने वाले लोग, और जिसके कायद जनाब कायद इनकलाब आलम इस्लाम के बहुत बड़े इनकलाबी लीडर कौन, वजात मसूद साहब, कल वो लिखा, उन्होंने एक ट्वीट किया तो मैंने उनका नीचे वो मैंने लिखा कि जनाब ये हजूर वाला, ये वही शिक है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जिसके साथ लटक कर जनाब आपके आलम इस्लाम के महबूब इनकलाबी लीडर मार्टिन लूथर किंग अल मारूफ बाबू जी,
जाली मार्टिन लूथर ਉਹਨੂੰ किंग। ਆਪਣੇ ਹਲਕਾਂ ਦੇ आलम फारूक ਬੰਦੇ बाबू जी। ढूंढ के छितर मारे ने। मैं यही 88,000 वोट से वो आपका महबूब लीडर हारा मैं है। यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि उनके वो उस फॉर्म 47 पर वो जो जब वो बने तो उन्होंने उस पर वो धड़ल्ले से एक तकरीर कर डाली। वहाँ पर तकरीर करते हुए भी मियाँ साहब को ये शर्म नहीं आया। देखें, एक बारीक लाइन होती है यार, एक बारीक धागा होता है मुगल साहब, उस धागे को अपने थाम कर रखना है, ठीक है। एक सियासतदान का सबसे बड़ा असासा क्या होता है? असूल असासा होता है ना। अगर आपने असूल छोड़ दिए तो पीछे आपका क्या बाकी रह जाएगा? आपको आप तारीख में किस तरह याद रखे जाएंगे? मियाँ साहब ने तो वो तारीख वो असूल जो है ना वो तो छोड़ दिए थे। वो कहते थे मैं असूलों की सियासत करता हूँ, वो तो बेअसूली की सियासत करते। और दूसरा ये जो मैं असल में उस मुद्दे की तरफ आता हूँ कि जिसमें ये अब मैं ये आज भी मैंने किसी व्लॉग में ये जुमला बोला था, वो ये है जुमला कि इस जाली हुकूमत का और जाली मैंडेट पर बनी इस हुकूमत का जो गारंटी है ना वो है चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब। इस जाली हुकूमत वो तो पूरे जो सिस्टम फॉर्म की इस वक्त 47 गारंटी है। वो पूरे सिस्टम की हाँ। ये और इस गारंटी जो वक्त सबसे है बड़ी लायबिलिटी वो है चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब। और अब ये हुकूमत जो बनी हुई है ये तो नहीं चाहती ना कि अगर एक वो गारंटी ना रहे तो बाकी क्या रहेगा। इसलिए इन्होंने उसमें अब गारंटी में चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब के साथ ये जो बाकी है ना ये अरे गहरे नत्थु खैरे में आते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आता है, ये भी नत्थु खैरे में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन को मीट नहीं करता। अब करें और यार डेडलाइन को मीट करेगा, वो फैसला तो आने देना। बोल साहब ये बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है, मुझे सब लोग पूछते हैं। आपको भी पता होगा कि जब ये मखसूस नशिस्तों वाला केस चल रहा था तो मैंने आपके एक व्लॉग में और बहुत सारे अपने ही व्लॉग में जो हम करते हैं 3 रुकनी बेंच में, मैंने कहा था शुरू हुआ है नहीं जो 3 रुकनी बेंच हम करते अच्छा, रेगुलर, उसमें मैंने कहा था कि ये 8-5 से फैसला आएगा। और पाकिस्तान तहरीक, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह, ये तो फ्री की नहीं है। अब देखिए फ्री किस तरह नहीं है यार, ये एक जमीन का टुकड़ा है मेरे भाई। वहां पर 2 ऐसे फ्रीक उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जो उनका सिरे से है ही नहीं। वो अगर अदालत में जाता है तो अदालत क्या करेगी? वो सिर्फ फ्रीक को बुलाकर कहेगी भाई ये जमीन तो आपकी है। ये जो 2 लड़ रहे हैं ना ये मालिक गनीमत के तौर पर लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमें आ जाए, हमें मिल जाए मालिक गनीमत के तौर पर। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो मखसूस नशिस्तें असल फ्रीक को दी थी। अब इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की आज की जो डेडलाइन थी वो तो गुजर गई, अभी तक नहीं हुई, उसमें उन्होंने वो आवेदन नहीं किया। उनका पीर बहुत तगड़ा। अगले हफ्ते इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों का जो रिटन आर्डर है, तफसीली फैसला है, वो आ रहा है मुगल साहब। उस तफसीली फैसले में आइन और कानून के मुताबिक इन तमाम लोगों को तसल्ली बख्श जवाब मिलेगा और इनके कानून के साथ साथ और भी बहुत सारा पता नहीं कहाँ से धुआं निकलेगा। इनको फिर ये पता नहीं होगा लगेगा कि हमारे साथ हुआ क्या। अब देखें यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो अब देखें यार यहाँ पर उमर अता बंदयाल जिस नाजुक तबीयत के थे, रहम वाले थे, काजी साहब उनसे टोटली डिफरेंट है। पहले इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया था उमर अता बंदयाल की अदालत को, अब उन्होंने चैलेंज सर किया है काजी फाइज की अदालत को। दोनों में बहुत फर्क है। उन्होंने दरगुजर किया था, उन्होंने कहा था मेरा फैसला फील्ड में रहेगा, लेकिन तो अदालत की तरफ वो भी नहीं गए थे। आप ये काम कर रहे हैं यार कि चीफ जस्टिस काजी फाइज की फर्क तो है ना। ये चैलेंज नहीं किया भाई मेरे चीफ जस्टिस काजी फाइज की अदालत को। असल में उन्होंने तो फैसला मैंने लिखा उन 8 जजेस 8 नहीं 11 उसमें काजी फाइज साहब भी शामिल। काजी साहब ने काजी फाइज साहब ने कहा जुज़वी तौर पर इनको सीटें दे दीजिए, वो कुल ही नहीं यार आधी सीट उन्होंने कहा था जुज़वी तौर पर उन्हें दे दी जाए ये सीटें मखसूस नशिस्तें। मेन इशू था कि पीटीआई पार्लिमानी पार्टी है नहीं, तो 11 लोगों ने 11 जजेस ने ये माना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्लिमानी जमात है। अगर पार्लिमानी जमात है तो 51 आर्टिकल जो है वो मुतनासिब प्रोपोर्शन का कह रहा है ना, तो वो तो उनको मिलनी चाहिए। मेरे भाई ये जो अभी आप बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, मैंने व्लॉग शुरू होने से पहले अभी वो उसके साथ नथी होता है। इस ये जो लोग कह रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को, मुझे ये बताया जाए मुगल साहब, मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पड़ोसी देश की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वो मैं नजर देने लगा था लेकिन मैंने छोड़ दिया उसे। मुझे ये बताया कासिम सूरी की रूलिंग वो गलत थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे गलत करार दिया। मेरी बात पूरी। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को नहीं कर सकते लेकिन किया गया ना। हाँ
तो ये उस वक्त ये जो इस वक्त जो तस्मों के साथ लटक असेंबली में पहुंचे, ये क्या कह रहे थे, वाह 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 वाह, बल्ले 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 बल्ले, मुबारक हो, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला दिया इन कानून के मुताबिक। तो कल सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या ये जो जाली एक्ट, तरमीमी एक्ट लाया गया, इसको सुप्रीम कोर्ट उड़ा देती है, तो फिर क्या होता है? ये क्या कहेंगे कि पार्लियामेंट में उन्होंने मामलात में दखल अंदाजी क्यों की? मेरे भाई मंजी की तरतीब तो सीधी कर लो ना यार, अगे पीछे तुसी जनाब वो कर दे हो। कल वो अगर पार्लियामेंट कासिम सूरी की रूलिंग अगर कल गलत थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कलादम करार दिया, वो सही थी, तो फिर आज जो वो एक्ट, तरमीमी एक्ट पास हुआ, इसको सुप्रीम कोर्ट कलादम करार। देखिए ये मुतसादम है, आपके बुनियादी इंसानी हकूक के साथ मुतसादम है ये, और अदालतें उस आइन की, इस आइन की तशरीह करती है, इंटरप्रिएट करती है उसके, कि जो इंसानी बुनियादी इंसानी हकूक के साथ मुतसादम होता है उसको कालादम करार देती है। अगर इसको भी वो कालादम करार देती है, देखिए ये मुतसादम किस तरह है मोल साहब, ये मुतसादम इस तरह है, कितना वोट पड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? 1,60,00,000, 1.5 करोड़ से ज्यादा वोट पड़ा ना, और मुल्क की जो पॉपुलेशन है उसमें 70% से ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। अब किस तरह माल गनीमत के तौर पर उनकी जीती हुई नशिस्तें यार आप बाकी जमातों को बांट देंगे, माल गनीमत के तौर पर तकसीम कर देंगे यार? क्या समझे कि जो असम्बली में सिरे से जिसे नशिस्त जीती ही नहीं, उसे भी आप बांट देंगे यार, कि ये आप रख ले? ये बुनियादी इंसानी हकूक की, उन्होंने देखा वो 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग वोटर जिन्होंने वोट डाला सियासी जमात को, उनके बुनियादी इंसानी हकूक की ये वायलेशन की गई है, उनके बुनियादी इंसानी हकूक के साथ ये मुतसादम है। ये जो एक्ट पास किया गया, इसको सुप्रीम कोर्ट उठा के बाहर फेंक देगी, इसको सुप्रीम कोर्ट किसी सूरत में इसको बरकरार नहीं रखेगी। अब देखें 1971 में क्या हो, 71 में हिंदुस्तान के अंदर इंदिरा गांधी ने, वो बड़ी बहुत ताकतवर थी ना यार, उसने इमरजेंसी प्लस बाद में लगाया, इमरजेंसी भी लगाई, उसने पार्लियामेंट से 3 जून 1973 को शायद एक पार्लियामेंट से किसी तरह का बिल पास करवा दिया, जिसमें तमाम वजीर प्राइम मिनिस्टर को, सदर को, स्पीकर को, पता नहीं फलां को दे दिए। वो चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने, वो लैंडमार्क जजमेंट थी, उन्होंने कहा कि ये बुनियादी इंसानी हकूक के साथ मुतसादम है, उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी को अगर ये चीज अमेंडमेंट करनी थी तो वो अपने जो आपका जो मंशूर होता है, इंतखाबी मंशूर होता है ना, उसमें ये चीज शामिल करती, सही, देन जाकर वो उसको करती। यहाँ पर इनका क्या था, और पाकिस्तान को नवाज दो, इंतखाबी मंशूर क्या था, पाकिस्तान को नवाज दो, नवाज दिया ना अखबारों में। और बाकी क्या था, मैं ये वो बुलाया गया उससे अक्टूबर में, कबूतर उड़ाने वाले को अक्टूबर में बुलाया गया वहां से, कि आप आए जी, पाकिस्तान की 25 करोड़ में से 28 करोड़ लोग जो हैं वो आपके राह में पलके बिछाएंगे। 28 करोड़ लोग, 28 कौन से, 3 करोड़ आगे पीछे से, वो कोई बांग्लादेश से, श्रीलंका से, वो मुत्तहिदा पड़ोसी ममालिक से बुला लेंगे ना। अच्छा, वो 28 करोड़ जो है वो मियाँ साहब के रास्ते में पलके बिछाएंगे। लेकिन जब अगले पलका नहीं बिछाएंगे तो यार वो अगला उमड़वाए गए लोग यार, सारा कुछ करने के बावजूद लोग उमड़ के नहीं आए, उमड़वाए गए। उसके बावजूद क्या हुआ, उसके बावजूद फिर 8 फरवरी को काजी साहब ने तो फैसला 13 जनवरी को भी दिया था ना, 13 जनवरी को इसी तरह फैसला दिया था उन्होंने। फिर काजी साहब कहे नहीं, हमने जो फैसला दिया था वो बिल्कुल दुरुस्त दिया था, गलत इंटरप्रिएट किया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। कल काजी साहब लिखेंगे, ये भी कहेंगे, काजी साहब ने लिख दिया, वो तो हामिद खान ने कहा ये जो इख्तिलाफी नोट है यार ये बात नहीं है, वो तो काजी साहब ने लिखा है ना। ये कल जिस तरह ये अब 8 लिखेंगे सर, यही 8 लिखेंगे, काजी साहब भी लिखेंगे, और वो जो लिखेंगे वो फिर पढ़ने वाला होगा ना, वहाँ बल्ले के निशान वाला भी आएगा। इन 8 में से वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स पर भी लिखेंगे। 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था, वो बल्ले वाला। अब मुगल साहब 3 रुकनी बेंच में फैसला दिया था। अब 5 जज अगर 13 जनवरी के फैसले को उस पर सवालात उठाते हैं तो 8 उठाएंगे नहीं, मैं फॉर एग्जांपल 5 ही कर रहे हैं यार। तो फिर जस्टिस मनीब अख्तर, जस्टिस तमन्नुल्लाह, मंसूर, ये सारे लोग लिखेंगे, राशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, ये सारे लोग। लेकिन मुझे ये बताएं कि उस वक्त ये बल्ले वाले फैसले की क्या वैल्यू रह जाएगी? नहीं, काजी साहब की कह रहा है जी कि वैल्यू तो वहाँ से पता चलेगा। अच्छा, एक खबर मैं आपको दे दूँ। अच्छा, एंड पे पहुँच गया। अच्छा, दे दे। हाँ, खबर आप देखें ना, वो खबर ये है मौल साहब, ये हमारे बहुत सारे लोग, मुझे पता नहीं लगा वेला को थे मौके, ये कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं मौल साहब कि जस्टिस मंसूर शाह का नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा है। खबर मैं आपको दे दूँ, क्या खबर है?
जस्टिस मंसूर शाह का नोटिफिकेशन इसी अगस्त में। पहले आपने अक्टूबर कहा है, मैंने रिकॉर्ड पर रखा। अक्टूबर में मैंने कहा था, हाँ। ठीक है, लेकिन आज अपडेटेड खबर दी। अपडेटेड आज जो मुझे खबर मिली ना वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है, होना भी चाहिए यार। अटॉर्नी जनरल साहब कल मिले भी हैं, आज 3 मुझे घंटे। मिले, आज मुझे मिले, कल मंसूर अली शाह से 2.5-3 घंटे की वो मुलाकात मिले, हुई है। लेकिन आज भी मेरी उनसे मुलाकात हुई है। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े थे, तो अच्छा वो थे आज सिविल वर्दी में ना, वो आपने सिविल वर्दी में। अच्छा सिविल वर्दी से बात किया, वो जो उनकी नहीं सिविल वर्दी में, ठीक है, आप सिविल भी और वर्दी में भी यार, वो जो आम हम लोग पैंट कोट पहनते हैं ना, वही उसी ड्रेस में थे यार। वो उस ड्रेस में, सुप्रीम कोर्ट के ड्रेस में नहीं थे, जिसमें वो अदालत काले कोट में नहीं थे, काले कोट में नहीं थे। तो मैंने कहा सर आप माशाल्लाह आज आपने शर्ट बड़ी अच्छी पहनी हुई है। मैं कह रहा थैंक यू। मैंने कहा सर वो जुल्फ़िकार भुट्टो ने, आपको पता है सर कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो तमाम जो मेंबर पार्लियामेंट थे उनको एक ही तरह का ड्रेस बना दिया था। हाँ, यूनिफॉर्म पहना दी थी, ये खाकरूबू वाला, हाँ यूनिफॉर्म पहना ये बना दिया था। और कहा वो माओ वाला था, माओ वो चाइनीज माओ से तुम वाला वो था। मैंने कहा सर वो आपका मिलता जुलता है। मैंने कहा सर वो अमेंडमेंट ला रहे हैं। मुझे कह रहे हैं कित्थों ला रहे हैं जी। मैंने सर वो सुना मैं ला रहे हैं आप। कहा साढ़े को तो नंबर ही नहीं पूरे। मैंने कहा ठीक। मैं सर नोटिफिकेशन, उन्होंने कहा नोटिफिकेशन बहुत जल्द हो जाएगा। मैंने कहा सर वो मुझे कहा गया था कि सितंबर के, मुझे खबर मिली थी कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में या अक्टूबर के पहले हफ्ते। उन्होंने कहा नहीं कुछ मामलात थे, अब वो खत्म हो, अब वो अगस्त में जो है ना वो उनका साहब के चीफ जस्टिस साहब काजी साहब तो वो तो नहीं बनेंगे यार, वो तो पक्की बात है। चल आप वो 60 से 62 की उम्र जो कर रहे हैं ना, वो किसके लिए करेंगे अमेंडमेंट लाकर? असल तो 65 के है ना, असल मकसूद कुछ और है। अच्छा, असल मकसूद कुछ और है। आप शायद मुझे उसकी इजाजत नहीं देंगे, और आजम नजीर तारड़ साहब से मैंने पूछा था कि असल मकसूद ये है सर। हाँ। उन्हें कहने फिर सारे सरकारी मुलाजिम तो आ जाते हैं जी, ऑटोमेटिकली क्योंकि 2 बंदे हैं जिनका आइन में लिखा है कि उनकी उम्र की हद ये है। अगर आइन में कोई तब्दीली करते हैं तो उन 2 शख्सियात के लिए होंगे, लेकिन बाकी सारे तो कार्डिनल हो जाते हैं। लेकिन मुगल साहब ये जिनके लिए कर रहे हैं ना, बड़े दाढ़े ने, उनको ये पता नहीं है बाकी कि वो इनके साथ क्या सलूक करेंगे, इनको ये पता नहीं है। जब पढ़ती है तो फिर बंदा अपना आप फिर बचाता है, दूसरे को थोड़ी बचाता है। बहुत शुक्रिया बशार राजा साहब आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।